हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से की क्लास में। इस क्लास में बात करने वाले हैं परासरण दाब क्या होता है। दोस्तों, परासरण दाब होता है वो अणुओं के गुणधर्म का चौथा प्रकार है। तो जो लास्ट प्रकार है उसके बारे में आज देखते हैं, परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। दोस्तों, आपसे एक खास बात है कि रेगुलर वीडियो आ रहा है शाम 8 बजे, तो आप प्लीज़ एक्टिव रहें और रेगुलर वीडियो वॉच करें, ठीक है। और आप जो जैसे कि ये लेक्चर नंबर है 10th, तो लेक्चर नंबर 10 आप देख रहे हो, उससे पहले आपको देखा होना चाहिए लेक्चर नंबर 9, क्योंकि एक वीडियो होता है दूसरे वीडियो से लिंक होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं परासरण दाब। परासरण दाब को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि परासरण क्या होता है। समझिए ध्यान से। दोस्तों, हम एक बड़ा सा बॉक्स लेते हैं। इस बड़े से बॉक्स में बीच में हम एक लेयर लगा देते हैं और इस साइड हम एक छोटा छिद्र करते हैं। उस बड़े बॉक्स में इस साइड लेफ्ट साइड हम छोटा छिद्र करते हैं और राइट साइड में हम एक बड़ा छेद कर देते हैं। अब छेद करने से क्या होगा, यहाँ पर इस छेद के माध्यम से हम इसमें भरेंगे शुद्ध विलायक, अर्थात आप बोल सकते हैं इसको जल। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इस को हम नाम दे देते हैं ए पात्र, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, शुद्ध जल। और दोस्तों, इसमें हम लोग भरेंगे बी पात्र में विलयन, अर्थात आप कहोगे कि विलयन के अंदर जल भी है और दोस्तों कोई नमक है तो नमक मिला देते हैं, क्योंकि विलयन होता है विलय और विलायक दोनों से मिलकर के बना होता है। इसमें केवल विलायक है, इसमें विलयन में विलय प्लस विलायक है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें, समझना बात को ध्यान से, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो विलायक है उसकी सांद्रता कैसी है, तो विलायक है उसकी सांद्रता उच्च है, विलायक की सांद्रता उच्च है, क्योंकि इसमें केवल विलायक है तो इसकी सांद्रता कैसे होगी, उच्च। केवल जल है तो जल की सांद्रता कैसे होगी, उच्च, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझो, जैसे कि यहाँ पर 100% जल है तो इसमें 100% विलयन है, उसमें से दोनों हैं, जल भी है, विलायक भी और विलय भी है। तो केवल 100% विलायक नहीं है, ठीक है, और केवल ही 100% नमक नहीं है, तो उसमें आधा आधा कर सकते हैं आप लोग। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें विलायक की सांद्रता कैसी है, निम्न। विलयन के अंदर इसके मुकाबले इसमें विलायक की सांद्रता कैसी है, निम्न, क्योंकि इसमें विलायक नहीं है, नमक भी है साथ में मिला हुआ। आ रही बात समझे। तो इसमें आप देखोगे तो विलायक की सांद्रता निम्न देखने को मिलेगी आपको। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं, इसके अंदर, इस पात्र के अंदर विलयन की सांद्रता कैसी है, निम्न। कैसे, तो इसमें विलायक है, अर्थात इसमें विलय नहीं है, और विलय होगा तो ये विलयन बन जाता, और विलयन बन जाता तो उसकी सांद्रता कैसी मानी जाती, उच्च। लेकिन इसमें विलय नहीं है तो केवल विलायक है। अगर मैं विलयन के पर्पस से देखूं तो इसमें विलयन की सांद्रता कैसी है, निम्न। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसमें विलयन की सांद्रता कैसी है, निम्न। और दोस्तों इसकी बात करते हैं तो इसमें जल के साथ साथ नमक भी है, अर्थात विलायक भी है और विलय भी है। तो विलयन है, उसके अंदर विलयन की सांद्रता कैसी है, उच्च, इसके मुकाबले। ये दो बातें आपको मैंने क्यों सिखाई है, क्योंकि यहाँ पर परासरण को समझने से पहले ये आपको समझना चाहिए, इसके बाद परासरण आसान हो जाता है। देखो, अब ये बीच में है, इसको बोलते हैं दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्थात इसको बोलते हैं शॉर्ट में SPM। अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका SP और M, SPM इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसके बारे में खास बात ये है कि ये जो झिल्ली होती है दोस्तों, वो अपने में से, मतलब खुद में से केवल विलायक के कण को ही गुजरने देती है, मतलब केवल विलायक को गुजरने देगी, विलय के कणों को गुजरने नहीं देती है।
और ये प्रकृति में प्रत्येक जंतु हो गया, वनस्पति हो गया, उसमें पाई जाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, रासायनिक रूप से निर्मित अगर देखा जाए तो वो है कॉपर फेरोसाइनाइड। जो रासायनिक रूप से संश्लेषित की गई है वो क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड। ये झिल्लियाँ सतत शीट या फिल्म जैसी होती हैं और इनमें अति सूक्ष्म छिद्रों या रंध्रों का नेटवर्क बना होता है। आप इसको एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों जाल। क्या कह सकते हैं इसको? जाल कह सकते हो, जिसमें छिद्र होते हैं और उसमें से होकर के केवल विलाय के कण निकल सकते हैं, विलय के कण निकल नहीं सकते। अब समझना बात को ध्यान से, जहाँ पर विलायक की सांद्रता उच्च होगी और जहाँ पर विलायक की सांद्रता निम्न होगी, वहाँ से जहाँ से सांद्रता उच्च है वहाँ से दोस्तों विलायक होगा वो जाएगा अपनी निम्न सांद्रता की ओर। आप इसको विलयन के संबंध में देखो, जहाँ पर विलयन की निम्न सांद्रता होगी, मतलब इसमें निम्न सांद्रता का मतलब इसमें विलायक ज़्यादा है, विलय नहीं है, तो विलयन की कैसी होगी? निम्न सांद्रता। तो विलयन के अगर संदर्भ में देखोगे तो विलयन की निम्न सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता की ओर, और विलायक के संदर्भ में देखोगे तो विलायक की उच्च सांद्रता से। सिंपल सी बात है, यहाँ पर विलायक केवल जा सकता है, तो जहाँ विलायक ज़्यादा होगा वहाँ से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। तो आपका जो जल है या शुद्ध विलायक हैं उसके जो भी कण हैं, अणु हैं, वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि आपका जल होगा वो पात्र ए से किसकी ओर जाएगा? पात्र बी की ओर जाएगा। तो दोस्तों यही जो घटना होती है पात्र ए से बी जाने की, वही घटना कहलाती है परासरण। क्या कहलाती है? परासरण। अब इसको इन दोनों के संदर्भ में डेफिनेशन लिखी उसको समझिए ध्यान से। परासरण की डेफिनेशन, जब निम्न सांद्रता वाले विलयन से, जब निम्न सांद्रता वाले विलयन से, क्योंकि इसमें विलय कम है विलायक ज़्यादा है, ठीक है, तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलाय के कण, इसके अंदर जो विलाय के कण हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह, ये कहलाता है परासरण। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन अथवा में डेफिनेशन है, जब विलायक अपनी उच्च सांद्रता, यहाँ पर विलयन का वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, समझो बात को ध्यान से, यहाँ पर विलयन नहीं लिखा हुआ है, केवल किसकी बात हो रही है? विलायक की। तो विलायक अपनी उच्च सांद्रता, तो विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्लियों द्वारा गमन होना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो किताब होती है, पासबुक होती है आपकी, है ना, तो उसमें अलग अलग डेफिनेशन लिखी होती है। या तो वो विलयन के संदर्भ में लिखा होगा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, या आप विलाय के संदर्भ में लिखा होगा तो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। आप इसको समझो ध्यान से, दोनों डेफिनेशन होती है सही होती है, कोई डेफिनेशन गलत नहीं होती है। बात वहाँ पर ये रहती है कि किसकी बात हो रही है। अगर विलायक की बात हो रही है तो विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, लेकिन अगर विलयन की बात हो रही है तो जहाँ पर विलयन कम है, मतलब वहाँ पर विलायक ज़्यादा है, तो वहाँ निम्न सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन, ये क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक बात है, इतना समझ में आ गया। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के कणों को जाने देती है, विलय के कणों को जाने नहीं देती है। और इसमें रासायनिक रूप से बनाएगी कौन सी? कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक बात है। अब हम लोग समझते हैं परासरण दाब क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको समझना ध्यान से। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है परासरण, यानी कि एक परासरण क्रिया हो रही है, उसमें एक जो दाब उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो परासरण क्रिया में दाब उत्पन्न जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं परासरण दाब, मेरी लैंग्वेज में, बाकी आप किताब की लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो इसको क्या होता है, ये जो प्रक्रिया हो रही है परासरण की, वो दोस्तों स्वतः प्रक्रिया होती है, यानी कि हम इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया होती है वो कैसी है? स्वतः प्रक्रिया। अब इसको एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ। जैसे किशमिश होता है, किशमिश होता है वो कैसा होता है? सूखा सूखा होता है, मतलब
पिचका हुआ होता है। इसको आप जैसे किसी अंदर डालोगे, जैसे कि चाशनी के अंदर डालोगे, पानी में डालोगे, तो वो क्या करता है, फूल जाता है थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो वहाँ पर आपने कुछ नहीं किया है, अपने आप हो गया है। जैसे कोई मनुष्य अगर मर जाता है ना, कोई जानवर अगर मर जाता है पानी के अंदर, तो उसकी बॉडी कैसे फूल जाती है, देखा होगा आपने। तो स्वतः प्रक्रिया है सारी। ठीक है, अब इसको समझते हैं ध्यान से। जैसे हम जानते हैं कि अपना शुद्ध जल यानी कि शुद्ध विलायक पात्र ए से पात्र बी की ओर स्वतः प्रवाह हो रहा है। अब मेरे को दाब लगाना है, या मैं कह सकता हूँ कि जो परासरण की प्रक्रिया हो रही है इसको रोकना है। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ से जा रहा है, जिसकी ओर जा रहा है, इधर मैं अगर क्या करता हूँ, दाब लगाता हूँ, तो इधर जैसे दाब लगाऊंगा तो प्रेशर की वजह से ए से बी की ओर आ रहा विलायक के कण होते, वो क्या होता है, इनका प्रवाह रुक जाता है। तो परासरण की जो प्रक्रिया हो रही थी इसको रोकने के लिए, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो शुद्ध विलायक है उसके कण के प्रवाह को अर्धपरिगमी झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए जो हम दाब लगाते हैं विलयन पर, उस दाब को हम दोस्तों क्या कहते हैं, परासरण दाब। तो हम यहाँ पर एक पिस्टन लेंगे और इस पिस्टन पर हम क्या करेंगे, बाह्य दाब लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, परासरण दाब अर्थात पाई। इसको दोस्तों पाई से दर्शाते हैं। अब आपका जल का प्रवाह होता है वो साम्य अवस्था में आ जाएगा, और ये प्रवाह होता है परासरण की प्रक्रिया वो रुक जाती है। ठीक है, अब जाने की बात ही नहीं आएगी। इसको बोलते हैं दोस्तों संकरी नली, मतलब पतली छोटा छिद्र। अब दोस्तों परासरण दाब की डेफिनेशन पढ़िए। परासरण दाब इसको पाई से दर्शाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के जो कण होंगे उसके प्रवाह को रोक देता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर आने वाले जो भी आ रहे थे विलयन की ओर, ठीक है, आने वाले विलय के कणों को रोक देता है। तो ऐसे दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ये फर्स्ट लैंग्वेज हो जाती है। दूसरी लैंग्वेज क्या होगी, परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए, परासरण प्रक्रिया स्वतः हो रही थी, इसको रोकने के लिए लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अब परासरण दाब का थोड़ा सा डेरिवेशन है, उसको मैं करता हूँ। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब दोस्तों परासरण जो दाब होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। फर्स्ट सुनना ध्यान से। पहली बात है कि ये विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, या विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। और दूसरा दोस्तों तापमान के समानुपाती होता है। अब कैसे वो समझो ध्यान से। विलयन की सांद्रता, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर विलयन की सांद्रता उच्च होगी, तो जैसे जैसे उच्च होगी उतना ही आपको दाब, परासरण दाब का मान बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, समझो। पर विलयन होगा, उसकी सांद्रता अगर उच्च होगी, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विलय यानी कि नमक को बढ़ाते जा रहे हैं। जितना नमक बढ़ाते जाएंगे तो विलयन के अंदर विलायक की जो भूख होगी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, यानी कि विलायक की मात्रा उतनी ही कम होती जाएगी। और जहाँ पर जितनी विलायक की मात्रा कम होगी तो फिर आपका शुद्ध विलायक होगा वो बहुत तेज़ी से क्या करेगा, परासरण की क्रिया करेगा। तो जितनी परासरण की क्रिया होगी उतनी ही तेज़ी से आपको उतना ही प्रेशर अधिक लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो विलयन की सांद्रता होगी उसके परासरण दाब होगा वो कैसा होगा, समानुपाती। जितनी विलयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, उच्च होती जाएगी, उतना ही परासरण दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो पहली बात तो हो गई, अपना पाई होता है वो समानुपाती होगा किसके, से के, समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकेंड बात, पाई होता है वो तापमान के कैसे होते हैं, समानुपाती। जैसे तापमान को बढ़ाते जाएंगे और तापमान बढ़ाएंगे तो जो विलायक के कण होते हैं बहुत तेज़ी से भागेंगे, और बहुत तेज़ी से भागेंगे तो वो किसकी ओर जाएंगे, विलयन की ओर। और विलयन की ओर परासरण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी
तो आपका परासरण दाब भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण नंबर सेकेंड ये हो जाएगी। दोनों समानुपाती हैं तो उसको हम लिख सकते हैं पाई समानुपाती हैं CT के। इसको खोलते हैं दोस्तों, तो खोलने के पश्चात सूत्र आता है पाई बराबर CRT। यहाँ से कांस्टेंट आता है R, क्या आता है R, तो R आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। इसको दोस्तों बोलते हैं परासरण दाब की समीकरण, या फिर इसको बोलते हैं वॉन ट हॉफ समीकरण। इसमें से यहाँ पाई है परासरण दाब, C है विलयन की सांद्रता, R है गैस स्थिरांक और T है तापमान। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटा सा डेरिवेशन था, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हाँ दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर समपराशर विलयन, अतिपराशर विलयन, अल्पपराशर विलयन एंड प्रतिलोम परासरण। वैसे नाम से ही क्लियर है, सम का मतलब होता है दोस्तों समान, पराशरी का मतलब होता है परासरण दाब, विलयन का मतलब विलयन, मतलब ऐसे दो विलयन हैं, दो विलयनों का जो परासरण दाब है वो कैसा है, समान है। तो ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जिनका परासरण दाब क्या होता है, समान होता है। वे विलयन यानी कि दो विलयन की बात कर रहा हूं मैं, जिनका परासरण दाब होता है वो कैसा होता है, समान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, इसको समपराशरी विलयन कहते हैं। अब दोस्तों बात को समझना ध्यान से, एक विलयन दूसरा विलयन दोनों का परासरण दाब कैसा है, समान, तो यहाँ पर परासरण की प्रक्रिया नहीं होती है, तो इसमें परासरण की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होगी। सेकेंड है अति पराशरी विलयन, अति का मतलब अधिक, पराशरी का मतलब परासरण दाब और विलयन का मतलब विलयन। दो विलयन लिए थे और जिस विलयन का परासरण दाब होगा ज़्यादा है उस विलयन को हम कहते हैं अति पराशरी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम है उसे हम क्या कहते हैं, अल्प पराशरी विलयन। अल्प का मतलब होता है कम। ठीक है, तो जिस दो विलयन है जिसका भी परासरण दाब उच्च है उसको बोलते हैं अति पराशरी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका परासरण दाब कम है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अति पराशरी विलयन को पढ़े, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब होगा वो उच्च होता है, तो दूसरे के सापेक्ष इसको क्या कहा जाता है, अति पराशरी विलयन कहा जाता है। सेकेंड है अल्प पराशरी विलयन, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयनों में से वह विलयन जिसका परासरण दाब निम्न होता है वो दूसरे के सापेक्ष क्या कहलाता है, अल्प पराशरी विलयन कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं इसको। ठीक है, और दोस्तों अति पराशरी विलयन और अल्प पराशरी विलयन होते हैं, इसमें परासरण की प्रक्रिया होती है। क्या होता है, इसमें परासरण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि परासरण के दाब में अंतर है तो परासरण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, ये नोट बात लिखी हुई है। अब दोस्तों हम समझते हैं प्रतिलोम परासरण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। वैसे आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि जो परासरण की प्रक्रिया होती है रिवर्स होती है, उल्टी होती है। ठीक है, अब कैसे होती है समझो ध्यान से। जैसे हमारे पास में ये कंटेनर है जो कि अभी मैंने परासरण दाब पढ़ाया था, वैसा वैसा ही समझना है इसमें भी। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया था, शुद्ध विलायक लिया था अर्थात जल लिया था, और इसमें हमने विलयन लिया था। अब विलयन के अंदर हम लोग लेंगे अभी वही जल प्लस नमक अर्थात लवणीय जल। ठीक है, लवण युक्त जल यानी कि विलयन, सिंपल सी भाषा कहे तो। ये दोस्तों है निकास नली। अब निकास नली में क्या निकलेगा वो बाद में पता चलेगा। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग पिस्टन लगाएंगे। हाँ एक्चुअली ये बनाया नहीं है, बना देता हूँ मैं। यहाँ पर है पिस्टन, यानी कि जहाँ से हम क्या लगा रहे थे, परासरण दाब लगा रहे थे। ठीक है, आप लोगों को याद होगा परासरण दाब क्या होता है, वो इसमें है जल, इसमें है विलयन। क्या पता होगा
कि दोस्तों शुद्ध विलायक है उसमें विलायक के कण अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहे थे। अर्थात यहाँ पर आपका पात्र ए था, इस पात्र ए से पात्र बी की ओर विलायक के कण होंगे वो एसपीएम के माध्यम से यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या कर रहे थे, जा रहे थे। उस प्रक्रिया को हमने बोला था परासरण। फिर हमने शुद्ध विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए यहाँ पर हमने पात्र जो बी है उसमें एक पिस्टन लगाया था जिसमें बाह्य दाब लगा करके हम परासरण की प्रक्रिया को रोक रहे थे, जिसको हमने नाम दिया था परासरण दाब। परंतु यदि हम लोग यहाँ पर पिस्टन को और ज़्यादा दबा देते यानी कि परासरण दाब से और ज़्यादा दाब लगा रहे थे, रोकने के लिए दाब लगा रहे थे उससे भी ज़्यादा दाब लगा देंगे, तो फिर क्या होगा, आपके जो भी विलयन में जल हैं यानी कि जो भी आपका जल विलायक हैं वो विलायक इस नमक को छोड़ करके अब शुद्ध विलायक की ओर जाने लगेगा। अर्थात प्रवाह होगा परासरण की प्रक्रिया के विपरीत हो जाएगा, अर्थात ऐसे। इसको बोलते हैं दोस्तों प्रतिलोम परासरण, यानी कि परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण की प्रक्रिया पहले ए से बी हो रही थी, अब बी से ए होने लगेगी। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पर तो शुद्ध जल था, यहाँ पर जल और नमक था। अब नमक होगा, इसको आपको जानते हैं नमक विलय होता है और विलय को एसपीएम जाने नहीं देगी और जल आपका केवल ही यहाँ पर पहुँचेगा। तो आपका जल यहाँ से विलयन में से इधर आएगा तो कैसा होके आएगा, विलवणीकरण होके आएगा, यानी कि वो शुद्ध होकर के आएगा। तो यहाँ पर हम निकास नली के माध्यम से इसको एकत्रित कर लेंगे। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है जो खारा पानी होता है, जो समुद्री जल होता है, इसको विलवणीकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रतिलोम परासरण का। ठीक है, समझते इसको लैंग्वेज को। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें, यदि विलयन पर परासरण दाब जो हम लगा रहे थे उससे अधिक दाब लगाएं तो परासरण की प्रक्रिया उल्टी हो जाती है, परासरण की प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलयन में से जो विलायक के कण हैं यानी कि जो जल है विलायक के कण हैं वो शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड भूल गया मैं, और की ओर प्रवाहित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। अब दोस्तों इसका प्रयोग समुद्री जल को विलवणीकरण करने के लिए किया जाता है। ओके, तो दोस्तों ये टॉपिक था परासरण दाब, परासरण, प्रतिलोम परासरण, समपरासरी, अतिपरासरी, अल्पपरासरी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक, ठीक है।